गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 11वीं कक्षा की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा पिछले कुछ दिनों से अपन 11वीं कक्षा के लेसन नंबर फर्स्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज ये पाठ आपका पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस पाठ के अंदर केवल दो प्रश्न और बचे हुए हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन अपने प्रश्नों पे आ जाते हैं। ठीक है, प्रश्न में बोर्ड पे लिख रहा हूँ। जाति शब्द के सभी मानवीय, जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान, जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को, वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्र कीजिए, एकत्र करें। उच्च कोटि के पौधों, प्राणियों व जीवाणुओं की जाति का, उच्च कोटि के प्राणियों, पादपों व जीवाणुओं की जाति का अर्थ, जीवाणुओं की जाति का अर्थ जानने हेतु चर्चा करें। ठीक है, और ये बेटा इस पाठ का लास्ट पार्ट है। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो ऊटपटांग सा प्रश्न मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, ये आपकी किताब का प्रश्न है। और बेटा इस प्रश्न के अंतर्गत अपन को एक्चुअल में जाति की परिभाषा बतानी है। ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो देखो, सबसे नॉर्मल परिभाषा, आंसर मेयर के अनुसार, वैज्ञानिक का नाम है ये, मेयर के अनुसार जाति प्राणियों का वह समूह है। मेयर के अनुसार जाति प्राणियों का वह समूह है जो परस्पर अंतः प्रजनन के द्वारा अपने समान जनन क्षम। बेटा जनन क्षम का मतलब क्या होता है? जनन क्षमता योग्य, जनन क्षम लिख देता हूं मैं, जनन क्षमता योग्य संतति उत्पन्न करते हैं। तो बेटा ये जो आपकी किताब में ऊटपटांग सा प्रश्न दे रखा है, जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्र करें। तो जितनी भी अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जातियों की परिभाषा दी गई हैं, उनमें मायर बोल दो अथवा मेयर बोल दो, एक ही बात है। कुछ किताबों में से मायर कहा है, कुछ में से मेयर कहा है,
तो मेयर के अनुसार दी गई जाति की परिभाषा को श्रेष्ठ माना गया है। और वो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दी। क्या लिखा है मैंने इस परिभाषा में कि मेयर के अनुसार जाति प्राणियों का वह समूह है जो परस्पर अंतः प्रजनन के द्वारा अपने समान जननक्षम संतति उत्पन्न करते हैं। आगे चलिए। उच्च कोटि के प्राणियों, पौधों व जीवाणुओं, उच्च कोटि के प्राणियों, पौधों एवं जीवाणुओं की जातियां, विभिन्न आकारिकीय, आनुवंशिकीय, व्यवहारिकीय, रूप से अलग अलग होती हैं। इनकी कोशिकीय संरचनाएं भी एक दूसरे से अलग होती हैं। इनकी कोशिकीय संरचना भी एक दूसरे से अलग होती हैं। पोषण प्राप्त करने की विधियां और जाति वृत्तीय संबंध, इसके अलावा पोषण प्राप्त करने की विधियां एवं जाति वृत्तीय संबंधों के आधार पर भी ये आपस में अलग होती हैं। ठीक है ना। जैसे इसमें से आपको एक उदाहरण, पोषण के आधार पर पादप कैसे होते हैं बेटा? स्वपोषी होते हैं। ठीक है। एनिमल्स यानी कि जंतु कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं। पादप कैसे होते हैं? स्वपोषी। प्राणी कैसे होते हैं? विषमपोषी। तथा जीवाणु स्वपोषी भी हो सकते हैं, विषमपोषी भी हो सकते हैं, विषमपोषी भी हो सकते हैं। दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। मृत जीवी भी हो सकते हैं। तो बेटा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का पूरा आंसर मैं आपके सामने खत्म कर चुका हूं। तो अब एक बार सारे के सारे उत्तर को देख लीजिए। आपका प्रश्न क्या था? बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए। जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्र करें। उच्च कोटि के प्राणियों, जीवाणु एवं जीवाणुओं की जातियों का अर्थ जानने हेतु चर्चा करें। तो देखो, वास्तविकता तो इस प्रश्न की ये है कि अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए जाति की परिभाषा को आपको इसके अंतर्गत लिखना है। पर बेटा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सभी परिभाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण मेयर के द्वारा दी गई परिभाषा को आप यहाँ पर लिखेंगे और सिंपली
मेयर के अनुसार जाति प्राणियों का वह समूह है, या सजीव कह दो, प्राणी से ही मतलब नहीं है, पर चूंकि इस पाठ को अपन जंतु विज्ञान के सेंस में पढ़ रहे हैं तो आप प्राणी भी कह सकते हैं। प्राणियों का वह समूह है जो परस्पर अंतः प्रजनन के द्वारा अपने समान संततियां उत्पन्न करते हैं। उसके बाद बेटा दूसरे पैराग्राफ में सिंपली ये बताया गया है कि भी जो पौधे, प्राणी और जीवाणुओं की विभिन्न जातियां होती हैं वो किन किन लक्षणों में एक दूसरे से डिफरेंस रखती हैं। जैसे आकारिकीय लक्षणों में, जैसे आनुवंशिकीय लक्षणों में, जैसे व्यवहारिकीय लक्षणों में, जैसे कोशिकीय संरचना के आधार पर, जैसे बेटा जाति वृत्तीय संबंधों के आधार पर, और बेटा एक चीज इसमें और बताई है पोषण। और पोषण को आपकी किताब में उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि वो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो जो पादप होते हैं वो पोषण विधि के आधार पर स्वयपोषी होते हैं। मीन्स आप इसका जानते ही होंगे, स्वयपोषी वे जीव होते हैं, सिंपली यदि अपन बात करें तो स्वयं का भोजन यानी कि स्वयं के लिए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। यद्यपि ये अकार्बनिक पदार्थ बाह्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, लेकिन उन अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। आगे आपको पढ़ाऊंगा बेटा कि ये जो स्वयपोषी जीव होते हैं ये भी प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी आगे की बात है जब अपन जीवाणुओं के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब अपन जंतुओं की बात करते हैं तो बेटा जंतु विषमपोषी होते हैं। ओवरऑल वो अपने भोजन के लिए सदैव और सदैव दूसरों पर आश्रित रहते हैं। और यदि बात की जाए बेटा जीवाणुओं की तो जीवाणुओं में जंतु सम, पादप सम और मृतजीवी यानी कि तीनों प्रकार का पोषण पाया जाता है। कुछ जीवाणु स्वयपोषी होते हैं, पढ़ेंगे आप आगे। कुछ जीवाणु विषमपोषी, ज़्यादातर विषमपोषी, और विषमपोषी में भी सारी की सारी कैटेगरी परजीविता भी दर्शाते हैं, परपोषिता भी दर्शाते हैं, मृतजीविता भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका एक प्रश्न तो मैंने ये खत्म कर दिया। अब अपन इस पाठ का लास्ट प्रश्न करते हैं, है ना। और वो भी भाई साहब एकदम ना बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है। क्वेश्चन नंबर 2, जीवों के वर्गीकरण एवं पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है। बेटा ये आपका इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, फिर कल से अपन पाठ नंबर 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, मीन्स नेक्स्ट वीडियो से, और उसमें आपको पूरा का पूरा लगभग 30 से 40 मिनट पढ़ाया जाएगा। ये चूंकि पहला टॉपिक है इसलिए इसके लिए कम समय दिया गया है। आप धीरे धीरे सारे वीडियो को देख करके पहले पाठ को घर पे पढ़ना। ठीक है, देखिए बेटा, वैसे तो मेरे हिसाब से तो ये एकदम बकवास प्रश्न है कि देखो एक्चुअल में एक वैज्ञानिक थे और ये जो अपन तरीका पढ़ रहे हैं वर्गीकरण का, ये बकवास में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुंजी अथवा चाबियों के द्वारा पृथ्वी पर पाए जाने वाले केवल कुछ ही जीवों का वर्गीकरण किया जा सकता है, जबकि पृथ्वी पर जीवों की तो लिमिटलेस जातियां पाई जाती हैं। तो देखो क्या लिखेंगे इसमें, यह जीवों के वर्गीकरण की
जीवों के वर्गीकरण की एक अन्य साधन या सामग्री है। जीवों के वर्गीकरण की एक अन्य साधन या सामग्री है जिसका प्रयोग समानता व असमानताओं पर आधारित होकर प्राणियों व पादपों के वर्गीकरण हेतु किया जाता है। एक और इसमें छोटा सा पैराग्राफ आपके सामने मुझे बोर्ड पे लिखना है। बहुत सरल सी बात। वर्गीकरण की यह साधन सामग्री ठीक है, एकदम अमान्य है। केवल बेटा इसको अपन पढ़ते हैं ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए कि भाई कुंजियों के द्वारा भी जीवों का वर्गीकरण किया जाता था, बट ये बिल्कुल अमान्य है और उसका कारण केवल एक लाइन का है। और वो कारण ये है कि वर्गीकरण की इस पद्धति के द्वारा केवल कुछ ही जीवों का वर्गीकरण किया जा सकता है। मतलब इस पद्धति के द्वारा जीवों का वर्गीकरण करते समय आपको केवल कुछ ही जीवों के तो लक्षणों का पता होगा और केवल कुछ ही जीवों के वर्गीकरण और पहचान के बारे में आप बता पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका ये पाठ खत्म हो गया। अगले वीडियो से आपको पूरा समय देकर पाठ नंबर 2 को स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।